हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे अगले वीडियो हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है मगध का उत्कर्ष। पहले इसके सिनॉप्सिस को देखेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाए जा चुके हैं हिस्ट्री में, उसको आप लोग ज़रूर देखें। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, इसमें महाजनपद के बारे में जानना है। मेनली महाजनपद कौन कौन थे, कहाँ उनका लोकेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाजनपदों का उदय ये कैसे हुआ? तो लोहे का प्रयोग जो था, व्यापक प्रयोग हो रहा था इस महाजनपदीय इलाके में। जैसे देखेंगे आप लोग कि जो ये गंगा का मैदान वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वाला एरिया व्यापक पैमाने पर लोहे के लिए जाना जाता था। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा कि महाजनपदों का उदय ज़्यादा हुआ है, कृषि का विकास ज़्यादा हुआ है। कृषि जब का विकास हुआ तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो ये सब चीज़ें, इसको दूसरी नगरीय क्रांति कहा जाता है। जब कृषि का विकास हुआ तो लोग बसना शुरू करे, तो वो जो था एरिया नगरीय क्रांति हो गई। तो दूसरी नगरीय क्रांति। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद थे। इसके बाद इसकी जानकारी, जो महाजनपद है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तीन चीजें ध्यान रखेंगे। अंगुत्तर निकाय, महावंश, ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म से है। और जो भगवती भगवती सूत्र है, ये जैन धर्म से है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म के भगवती सूत्र से और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और महावंश से मिलती है जानकारी महाजनपदों की। आगे देखते हैं। ये देखिए महाजनपद कौन कौन है। तो 16 जो महाजनपद हम लोग देख रहे हैं, ये महाजनपद है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16। 16 कहाँ कहाँ है? तो देखेंगे ये बिहार में अंग, मगध, बज्जी, ये तीन बिहार में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान, कुछ पाकिस्तान, कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। यहाँ साउथ में एक है असमक। इसके बाद देखिए यहाँ पे चेदी है, काशी है, मल्ल है, कौशल है, ये पंचाल है, कुरु है, सुरसेन है, मत्स्य है, अवंती है, ये सब है। इसके बाद गंधार है, कंबोज है। तो ये सब सभी आपके महाजनपद हुए। तो महाजनपदों की कुल संख्या कितनी? 16। महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है तो तीन ग्रंथों से मिलता है, अंगुत्तर निकाय, महावंश और भगवती सूत्र। तो और कौन किसका है तो जानते ही। अब हम लोग जानेंगे वंश के बारे में। जैसे हर्यक वंश, हर्यंक वंश जो है, इसके जो स्थापना हुआ था 540 बीसी से, चला था कब तक? तो 412 बीसी तक। इसका जो पहला शासक हुआ, मतलब संस्थापक संस्थापक था बिम्बिसार। बिम्बिसार था। बिम्बिसार के जो जो था, ये अंग को जीता था। ये मगध का शासक था और अंग को जीत लिया था। मगध अभी हम लोग देखे इसमें, यहाँ पे देखे हम लोग कि मगध, ये वाला जो क्षेत्र है मगध का है और ये अंग को जीत लिया था, मतलब पड़ोस वाले क्षेत्र को जीत लिया था। और इसका एक राजवैद्य था, जीवक। जीवक जो प्रदोत के चिकित्सा सेवा में भेजा था बिंबिसार ने। वैवाहिक संबंध द्वारा ये काशी प्राप्त किया था और बेलुवन नामक वन जो था वो दान दिया था बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। इसकी राजधानी जो थी गिरिब्रज या राजगृह। इसका मतलब कि जो मगध था उसका पहला राजधानी कहाँ था? तो यही राजगृह में। इसके बाद इसका जो बेटा था, ये इसका हत्या कर दिया बिंबिसार का, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो ये भी राजधानी रखा था वही रखा था। इसके बाद इसका उपनाम कुणिक था, कुणिक। इसने काशी और लिच्छवियों को जीता था। काशी और लिच्छवी के ये बिंबिसार के वैवाहिक संबंध से मिला था। तो फिर जाके जब ही वो मर गया तो वो लोग छीन लिए इसको। तो फिर अजातशत्रु ने उसे दोबारा प्राप्त कर लिया। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में इसी के शासनकाल में हुआ था। जब शासक था अजातशत्रु, तो उसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इसके बाद अजातशत्रु के शासनकाल में ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई और महावीर की भी मृत्यु हो गई थी। तो दोनों की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के। अजातशत्रु के शासनकाल में हथियार दो महत्वपूर्ण हुए। एक रथ मुसल नाम था, दूसरा महाशिला कंटक। ये दो हथियार बहुत फेमस थे। ये युद्ध में इसी दोनों का यूज करा था।
उदाइन, इसके बाद अजात शत्रु का हत्यारा कौन था, तो उदाइन, ये अपने बाप का मार दिया। जब उदाइन था तो उदाइन क्या किया, पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसको राजधानी के रूप में चयनित किया। इसका अंतिम जो शासक था वो नागदासक था, जिसका हत्या कर देता है शिशुनाग और अपना वंश अपने नाम से डालता है शिशुनाग वंश। ये वंश चलता है 412 से लेकर 344 बीसी तक। ये संस्थापक यही था जो नागदशक का हत्या करा था। शिशुनाग ने क्या करा, अवंती को जीता और वत्स को जीता। तो अंग को मिलाया बिंबिसार ने, काशी और लिच्छवी के जो जीता अजात शत्रु ने, और शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को मिला लिया मगध में। इन्होंने जो राजधानी बनाया था, पहला राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था और सेकंड राजधानी वैशाली को बनाया था। इसके बाद इसका एक शासक आता है, उसके बाद वाला कालाशोक। इसका उपनाम था काकवर्ण। काकवर्ण। और देखेंगे कि दूसरी जो बौद्ध संगति हुई, दूसरी बौद्ध संगति हुई वैशाली में, इसी के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संघ। तो इन्होंने राजधानी वैशाली और पाटलिपुत्र ही रखा था। पहले वैशाली था, फिर पाटलिपुत्र कर दिया। और अंतिम शासक इस वंश का था नंदीवर्धन। इसका भी राजधानी और पाटलिपुत्र सीरियली राजधानी चलता रहा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश 344 से लेकर 322 बीसी तक रहता है और इसका जो संस्थापक था महापद्म नंद था संस्थापक। और इसकी राजधानी कहाँ हुई, तो राजधानी वही रहेगा पाटलिपुत्र। अब ये पाटलिपुत्र में ही राजधानी अपना बनाया था। इसके बाद इसका अंतिम शासक था घानानंद, जिसको कहा जाता है अग्रमिज यूनानी लेखकों द्वारा। महापद्म नंद की कुछ उपाधियां हैं, जैसे देखेंगे सर्व छत्रांतक, मतलब ये क्षत्रियों को नाश कर रखा था इसीलिए। इसके बाद एकराट, ये 2 उपाधियां इसकी थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मगध की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो प्राचीनतम जो सिक्के, जिसका नाम आहत सिक्का था, ये चांदी के होते थे, तो ये मगध के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद द्वितीय नगरीय क्रांति, जैसा हम लोग देख चुके हैं, गंगा और यमुना दोआब में ये हुआ था। रामायण में जो मगध के लिए शब्द आया था वो आया था बासुमती। बासुमती जो शब्द आया था रामायण में, वो मगध क्षेत्र के लिए आया था। रामायण और मतलब महाभारत और पुराणों में यदुवंशियों को बताया गया था कि ये मथुरा का शासक था। जैसे देखेंगे कि सूरसेन जो था वो मथुरा साइड में था, जो जनपद था। अब हम लोग देखेंगे इसी में विदेशी आक्रमण, क्योंकि जब मगध पे नंदवंश का शासन था वहाँ, तो देखिएगा कि विदेशी आक्रमण हुआ था। जैसे आकर सिकंदर ने आक्रमण किया था, उससे पहले भी आक्रमण हुए हैं विदेशी। तो सबसे पहले एशिया के लोग आए थे। एशिया, ईरान जो था, एशिया में ही ईरान है, ईरान से सबसे पहले आक्रमण हुआ था। पहला आक्रमण यही किया था साइरस ने। अब ये कब करा था, तो 558 से 530 बीसी के बीच, और ये असफल रहा। तब इसके बाद इसी का वंशज का था दारा प्रथम, ये करा, ये सफल अभियान करा था। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, तो क्षत्रप शासन प्रणाली का विकास हो गया। इसके बाद समुद्री मार्गों की खोज हो गई, ईरान से आने के लिए समुद्री मार्ग। खरोष्टी लिपि तथा अरमाइक लिपि, जो अशोक की 2 लिपियां हैं, ये इधर में पाई गई। इसके बाद अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू हो गई। तो ये सब हुआ था। यूनानी आक्रमण, वो ईरानी था, अब यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण में देखेंगे कि 326 बीसी में सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था। और हाइडे स्पीज का युद्ध जानते हैं, झेलम नदी पर हुआ था। ये युद्ध राजा पोरुस था, पोरस तथा सिकंदर के बीच हुआ था। इस युद्ध में पोरस इस प्रकार से लड़ा, पोरस असल में है क्या कि ये झेलम नदी, इसके बाद ये चेनाब, ये सब रावी वगैरह नदियां हैं। तो यहीं पे जब उसकी सेना बढ़ रही थी तो पोरस से युद्ध हो गया। पोरस से युद्ध होने के बाद उसमें देखेंगे पोरस एक छोटा सा राज्य का राजा था
और वो इस तरह से लड़ा था कि उसके बहादुरी को देखकर सिकंदर ने अपना हार मान लिया था, और इस प्रकार से लड़ा था कि इधर जो पूरा मगध साम्राज्य फैला हुआ था, जब सिकंदर के सैनिक यहाँ डर गए और डर के उन्होंने बोला कि जब इतना छोटा शासक इतना बहादुरी से लड़ता है तो बड़े वाले क्या करेंगे, तो चला गया। उस टाइम नंद वंश का शासन था। जब सिकंदर आक्रमण करता है तो भारत पर नंद वंश का शासन था। तो यहाँ पे आया तो जम्मू कश्मीर में कुछ लोग झेलम के तट पे, कुछ लोग सिकंदर की सहायता करे थे। तो कौन कौन थे? तो शशि गुप्त, ये भारत के साथ गद्दारी थी। आम्भी और संजय, ये तीन लोग जो हैं ये सिकंदर के सहायता करे थे। तो हाइडे स्पीच का युद्ध कहाँ हुआ था, किसके बीच हुआ था, सिकंदर की सहायता कौन कौन करा था, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आज के ये जो सिनॉप्सिस था यही था। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में, यही अभी जिक्र हुआ, नंद वंश का यहाँ शासन था। अगर निम्नलिखित मगध राजवंशों के कलाक्रम के अनुसार सजाइए, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि हर्यक वंश आया 1 नंबर पे, फिर पढ़े हैं हर्यक वंश के बाद शिशुनाग, फिर नंद। तो शिशुनाग नहीं है तो फिर 2 नंबर पे ये हो जाएगा। फिर अभी बाद में पढ़ेंगे मौर्य को, फिर पढ़ेंगे शुंग को। तो आ गया हर्यक, मतलब 4 से स्टार्ट होगा, 4 पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। प्राचीनतम नगर तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ है? तो देखेंगे कि तक्षशिला जो है ये अपना सिंधु और झेलम के दो नदियों के बीच है, सिंधु और झेलम। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से था? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बिंबिसार के। इसके बाद देखेंगे कि किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती है, गंधार, ये गंधार पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर के पार वाला, इधर में बुद्ध नहीं गए थे। इसके बाद कौशल से था, इसके बाद मगध से था। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये देखेंगे कि जब कौशल के आप याद कीजिए, अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू जो था, इसकी कहानी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अंगुलीमाल डाकू जो था वो भगवान बुद्ध को उधर जाने से रोक रहा था, बार बार बोल रहा था कि आप उधर न बढ़ें, वहाँ पे डाकू रहता है। तो वही अंगुलीमाल डाकू जो है यहाँ, ये तो कौशल के राजा उस टाइम कौन थे? प्रसेनजित, यही रोक रहे थे। इसका मतलब कि जो था कि अंगुलीमाल के समय प्रसेनजित थे और प्रसेनजित के समय बुद्ध जो थे अंगुलीमाल की तरफ जा रहे थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि कौशल से उनका संबंध था। मगध से तो था ही, अवंती से भी था। इसके बाद अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजाओं ने, ये नंद राजाओं का आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। तो देखिएगा, अंग में नहीं, बंग में नहीं, कलिंग में, ये कलिंग में उन्होंने आदेश दिया था, तो कलिंग में नहर खोदी गई थी। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से था। तो किस कारण से था? तो उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। देखिएगा कि टुकड़ों में बटा हुआ था, पोरस का अलग था, सिकंदर का अलग था, मतलब सिकंदर नहीं, पोरस और ये नंदवंश का जो साम्राज्य था वो अलग था। फिर और छोटे छोटे कई भागों में बटा हुआ था। उसी टाइम सिकंदर आक्रमण करा था। तो ये उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली। अभी देखे हैं, आम्भी की सहायता मिला था, शशि गुप्त का मिला था, संजय का मिला था। वह अच्छा प्रशासक नहीं था। ये तीनों था उसमें। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, ये पढ़ चुके हैं, आहत सिक्के किसका था? चांदी का। आहत सिक्का किसका था? चांदी का। मगध के किस प्रारंभिक शासकों ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अभी हम लोग हर्यंक वंश पढ़ रहे थे, तो बिंबिसार को किसने मारा? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को किसने मारा? तो उसके बेटा ने। तो वही है कि किसने अपने पिता की हत्या की और उसी कारणवश उसका भी हत्या हो गया। तो अजातशत्रु इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रसेनजित कहाँ का राजा था? अभी हम लोग पढ़े कि जब अंगुलीमाल डाकू वाला कहानी, प्रसेनजित कहाँ का था? तो कौशल का था।
इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है, किसका नहीं है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में देखा जाता है कि किसको आप जानते हैं। तो देखेंगे भगवती सूत्र, ये जानते हैं कि जैन धर्म से है। तो जब जैन धर्म से हैं तो यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये तीनों हो जो है ब्राह्मण धर्म से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।